आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब बिंब जो है वो एफ और ध्रुव पी के बीच में हो, या यूँ कहूँ मैंने अवतल दर्पण की विभिन्न 6 स्थितियों पर जो बिंब की प्रतिबिंब की जो पोजीशन है उसका अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं और वो है उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। मतलब आज हम उत्तल दर्पण लेके चलेंगे और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या क्या उसकी पोजीशन होती है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 ही हैं स्थितियाँ। नंबर 1, जब बिंब अनंत पर हो, क्लियर, और दूसरा है जब बिंब दर्पण के सामने हो। देखिएगा पहले कि जब बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिएगा ये कोई उत्तल दर्पण है, इसके अंदर की ओर पॉलिश की गई है और भारी हिस्सा चमकीला है। यहाँ पर ये इसका ध्रुव P है, ध्रुव P है। इस ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होता हुआ ये कोई मुख्य अक्ष गुजर रहा है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है, वास्तव में मुख्य अक्ष है। अब चूंकि बिंब यहाँ अनंत पर है और अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं, तो देखिएगा ये प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से और एक ये प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि अनंत से आ रही है। तो देखो जब ये यहाँ टकराता है, टकराकर ये वापस इसी पथ पे लौट रहा है। देखो आ भी इधर से ही रहा है और जा भी इधर ही इसी दिशा में जा रहा है। इसका रीजन समझना कि ये यहाँ दर्पण आ गया था, इसके आगे जब इस लाइन को डॉटेड करके काल्पनिक रूप से जब आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन वक्रता केंद्र C से गुजरती है। और आपको मैंने बताया था कि ऐसी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती हो वो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। यही रीजन है कि ये प्रकाश की किरण इस C वाले पथ पर आती है और वापस इसी पथ पर लौट जाती है। हालांकि ये किरण यहाँ तक ही आती है, टकराकर यहीं से वापस लौट जाती है। ये केवल काल्पनिक रूप से हमने पीछे इसको बनाया है। इसके अलावा ये वाली जो प्रकाश की किरण आ रही है वो अगर मैं आगे इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाऊं तो ये फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है। और आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी प्रकाश की किरण आ रही हो जो फोकस बिंदु F से गुजरती हो तो वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रकाश की किरण आई, टकराकर ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। अब देखो ये किरण आई यहाँ पर, देखो ये किरण तो डॉटेड करके मैंने आगे बढ़ा दिया, ये वाली किरण यहाँ आई और ऐसे चली गई। इसको पीछे बढ़ाओ आप तो ये लाइन बन गई। तो एक तो ये किरण थी और एक ये किरण है, दोनों किरणें इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं तो इस फोकस बिंदु F पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? सबसे पहला ये सीधा है, सीधा है तो काल्पनिक है क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तीसरा बहुत छोटा है, बिंदुवत है, जैसा कि कल बताया था कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसका प्रतिबिंब जब हम देखते हैं तो एक छोटे से चमकीले बिंदु के समान वो प्राप्त होता है। अब देखो क्या क्या है इसमें, इसकी जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है वो देखिए आप। अब देखो एक तो है आभासी, छोटा या बिंदुवत, सीधा और दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर। ये 4 ही इसकी पोजीशन है।
चलो अब आगे देखते हैं। सेकंड इसकी पोजीशन है वो है जब बिंब दर्पण के सामने हो। देखो ये वही दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। और ये इस दर्पण के ठीक सामने यहाँ पर ये कोई बिंब रखा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ एक बात आती है दिमाग में, आपके भी आया होगा कि पिछले वीडियो में जो हमने अवतल दर्पण पढ़ा था, उस अवतल दर्पण पे तो हमने 6 पोजीशन पढ़ी थी और यहाँ केवल 2 ही पोजीशन है, एक तो अनंत वाली और एक दर्पण के सामने। तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों, इसकी 6 पोजीशन क्यों नहीं? तो इसका रीजन समझ लो आप। ये जो दर्पण है इसका वक्रता केंद्र सी इसके अंदर है, फोकस दूरी भी इसके अंदर ही पड़ेगी, मतलब सब कुछ इसका जो काम का है वो सब इसके अंदर ही पड़ेगा। और इसके अंदर से कहीं प्रकाश की किरण आ नहीं रही है, प्रकाश की किरण तो बाहर से ही आ रही है। इसलिए इस बाहर इस लाइन पर न तो वक्रता केंद्र सी है न फोकस बिंदु एफ है। तो वो जो 6 पोजीशन है वो कैसे बन पाएंगी? यहाँ तो 2 ही पोजीशन बनेंगी, एक तो वह दर्पण के आसपास बिंब रखा हुआ हो और एक अनंत पर उपस्थित हो। मान लो कहोगे यहाँ पर है, मान लो ये, आप कहोगे सर यहाँ पर लगभग वहाँ पर सी आ गया था, पर इसका सी तो अंदर है। समझ गए ना? इसका सी तो अंदर है, इसलिए यहाँ केवल 2 ही पोजीशन बन रही है, क्योंकि इस लाइन पर, इस मुख्य अक्ष पर ऐसी पोजीशन नहीं बन सकती, कोई वक्रता केंद्र नहीं है, कोई फोकस बिंदु नहीं है। इस वजह से सी व एफ के मध्य, एफ और पी के मध्य वो वाली पोजीशन यहाँ पर बनती नहीं है। क्लियर? तो ये सेकंड पोजीशन है जब बिंब दर्पण के सामने हो। देखो आप, ये कोई दर्पण है, दर्पण के सामने ये कोई बिंब रखा हुआ है। अब इस बिंब की व्यवस्था देखो आप, यहाँ से प्रकाश की किरण चलो चल रही है, यहाँ से चल रही है, ऐसे गई यहाँ से, तो यहाँ से चल रही और ऐसे गई। अब इसको आप डॉटेड करके जब आगे बढ़ाओगे ना, तो ये सी से होकर गुजर रही है। इसका मतलब वापस भी ये इसी पथ पे लौट जानी चाहिए, तो ये वापस इसी पथ पर लौट गई। क्लियर? दूसरा, यहाँ से बिंब से किरण चल रही है, ये जा रही है। ये किरण जब यहाँ इधर जा रही है तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये मुख्य अक्ष के क्या है? बोलो, समांतर है। ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो ऐसे चली गई मान लो, और समांतर वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये इसका फोकस बिंदु है। तो ये लाइन इसको पीछे बढ़ाया तो ये इससे गुजर रही है। देखो, यहाँ से टकरा कर किरण तो चली गई ऐसे, और लेकिन इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस बिंदु से गुजरती है। अब आप इसका चित्र बनाते समय क्या ध्यान रखोगे कि आप यहाँ से प्रकाश की किरण जाने के बाद इसको ऐसे नहीं घुमाओगे, पहले आप फोकस बिंदु बनाओ। ठीक है? फोकस बिंदु बनाने के पश्चात यहाँ से इस फोकस बिंदु तक, मतलब इस पॉइंट से फोकस बिंदु तक डॉटेड लाइन बनाओ, और फिर उस पर स्केल रखकर इसको आगे डार्क लाइन के रूप में बढ़ाओ। ऐसे बनेगा ये। ठीक है? अब ये 2 किरणें यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा है, तो इसको हम कह सकते हैं आभासी। छोटा भी है, तो देखो क्या क्या विशेषता है दर्पण के प्रतिबिंब की। देखो, प्रतिबिंब की विशेषता आभासी है। क्लियर? छोटा है, सीधा है और दर्पण के पीछे है। ये 4 पोजीशन, ये 4 विशेषता इस प्रतिबिंब के बारे में है। अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, और शायद 1-2 बार का पूछा हुआ भी है। और टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, आपको समझना हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर जटिल है। एक बार 4 नंबर में भी आ गया, जबकि इतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं। दर्पण की फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण जो है या उत्तल दर्पण जो है, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या जो है उसकी, वो फोकस दूरी का जस्ट डबल होती है। क्या होती है? जस्ट डबल होती है। तो ये बात हम इसमें देखेंगे कि फोकस वक्रता त्रिज्या r जो है वो फोकस दूरी के डबल के बराबर कैसे है।
देखो, माना एक अवतल दर्पण है जिस पर एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तब यह किरण फोकस बिंदु कैपिटल एफ से होकर गुजर जाती है। आपको बताया था ना, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। माना यह किरण आई कोण पर आपतित हो रही है, पहली बात, तथा आर कोण पर परावर्तित हो रही है। तो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है। देखो अब इसका डायग्राम इसका थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, तो आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, एक एक बात को आपको समझना होगा, तो ही ये आपको समझ में आएगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक दिख रही है आपको लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसके ये सामने की जो दबी हुई जो सतह है इस साइड से, वो तो क्या है, चमकीली, और पीछे कर रखी है इसकी पॉलिश। क्लियर? आगे समझो, ये इसका बीचों बीच का पॉइंट है जो इसका ध्रुव P कहलाता है। ये ध्रुव P से होती हुई सीधी लाइन है जो वास्तव में इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। साथ में ये इसका वक्रता केंद्र C है और ये फोकस बिंदु कैपिटल F है। जैसा कि आपको बताया था कि जो 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं या यूं को दर्पण पर जो अभिलंब खींचते हैं वो सदैव इस C से होकर गुजरता है। तो यहाँ से लेकर डॉट 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 करके मैंने C से होती हुई एक अभिलंब यहाँ खींच दिया है, इस बिंदु M तक खींच दिया अभिलंब। अब देखो, जो भी किरण आती है वो कोण जो बनाती है वो अभिलंब के साथ ही बनाती है, ऐसा आपने पढ़ लिया था पहले। तो ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है जिसको मैं कह रहा हूँ आपतित किरण, और ये किरण यहाँ इस बिंदु M पर आपतित हो रही है और ये इस अभिलंब के साथ I कोण बना रही है। क्लियर? ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना रही है? I कोण बना रही है। अब ये टकराकर परावर्तित भी होगी। परावर्तित कैसे होती है? देखो आप, ये टकराकर इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होने के बाद इधर आती है। अब इधर आकर ये ऐप से गुजरती हुई निकल जाती है। आप कहोगे ऐप से क्यों गुजरी? क्योंकि ये जो आने वाली किरण थी वो मुख्य अक्ष के समांतर थी, और मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो किरण है वो सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है, और इस प्रकार से इस किरण को कह देते हैं परावर्तित किरण। और ये जो कोण बन रहा है वो कहलाता है R, छोटा r। ये P ध्रुव है और ये अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं। अब परावर्तन का नियम आपको बताया था, कहा था परावर्तन के नियम ने कि आपतित किरण का मान आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा आपको मैंने पहले पढ़ाया था। परावर्तन के नियम से I बराबर R, समीकरण नंबर 1। क्लियर? आगे पढ़ो। अब देखो इसको ध्यान से, त्रिभुज MFC में दो कोण बराबर हैं। देखो MFC का है, M ये रहा, F ये रहा, C ये रहा, दो कोण दिख रहे हैं आपको, MFC। ध्यान समझना मेरी बात को। ये सीधी लाइन थी, ये कोण I है तो ये कोण भी क्या रहेगा? I रहेगा। क्यों? ये एकांतर कोण की परिभाषा कह रही है ऐसा कि अगर ये कोण I है तो ये कोण भी क्या रहेगा? I। अब इसमें देखो साथ में ये R है ना, और ये I है, और I R के बराबर है। इसका मतलब M C F जो ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ये वाली लाइन, ये गई ऐसे, ये लाइन ऐसे, और ये लाइन ऐसे बन रहा है MCF। इसमें दो कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो उन दोनों कोणों को जो दो भुजा बना रही हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। देखो, इस कोण को कौन कौन बना रहा है, समझना मेरी बात को। इस कोण को बना रहा है एक तो ये भुजा और एक ये भुजा बना रही। इस कोण को कौन बना रहा है? एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो आपने देखा ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये तो दोनों में है।
इस कोण को बनाने में भी इसका योगदान है, इस कोण को बनाने में भी इसका योगदान है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। क्लियर, ये तो बराबर है ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे देखो आप, तो देखो अब देखो इसको, ये लाइन तो दोनों में ही थी, इसको छोड़ दो। अब इस कोण को बनाने में तो इस लाइन का और इधर से इस लाइन का योगदान है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये FC जो है, FC जो है ये वास्तव में MF के बराबर होगा। FC जो है वो वास्तव में किसके बराबर होगा? MF के बराबर होगा। इसलिए ये लाइन तैयार हो गई, MF बराबर FC, समीकरण नंबर 2। क्लियर, ये 2 नंबर हो। दिखने में तो आपको ये छोटा और ये बड़ा दिख रहा है, ये चित्र की कमी है, ठीक है, लेकिन है ये बराबर। आगे देखो, यदि बिंदु M ध्रुव P के नजदीक हो तो समीकरण 2 में कैपिटल M के स्थान पर P लिखा जा सकता है। क्लियर, इसको समझ लो भाई। इसका मतलब ये है कि ये जो M है ना, दिखने में तो आपको ये इतनी दूर दिख रहा है, पर ये इतनी दूर अगर न होकर ये M इसके आसपास ही, मान लो यहाँ हो, यहाँ तो हमने इसलिए इतनी दूर इसलिए लिया ताकि चित्र स्पष्ट रूप से बन जाए। ये M अगर यहाँ हो तो उस समय M और P बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक जगह पर ही अप्रोक्सीमेट। इस वजह से जो M है उसकी जगह मैं फिर P लिख सकता हूँ। ये बात मैं कहना चाह रहा था कि यदि बिंदु M ध्रुव P के नज़दीक हो तो समीकरण 2 में M के स्थान पर P लिखा जा सकता है। ये समीकरण 2 थी। जहाँ ये M है ना, ये M है, इसकी जगह क्या लिख दो? P। तो PF बराबर क्या हो गया? FC, समीकरण नंबर 3। क्लियर, आगे देखो। अभी PF क्या है? वास्तव में फोकस दूरी है। देखो यहाँ पर PF, भाई P ये रहा, F ये रहा। ध्रुव की फोकस बिंदु से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि चूंकि PF बराबर स्मॉल f, ये क्या है वास्तव में? फोकस दूरी। और जब ये PF F के बराबर है तो इस PF की जगह F रख दो, तो ये बन जाएगा समीकरण 3 से FC बराबर F। क्लियर, FC बराबर क्या हो गया? F हो गया। अब चित्र से देखो, चित्र क्या कहना चाह रहा है कि PC बराबर PC बराबर होता है PF प्लस FC। दोबारा देखो, PC बराबर होता है PF प्लस FC। ये यहाँ रखा, देखो ये हो जाएगा PC बराबर PF प्लस FC। अभी PC तो वास्तव में क्या था? PC वास्तव में था वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी, जो वास्तव में वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहलाती है। PF क्या है? PF वास्तव में फोकस दूरी है, इसको स्मॉल f से लिख दिया। और FC क्या है? वास्तव में ये भी स्मॉल f है। देखो FC बराबर, देखो इधर देखो, PF बराबर भी f लिखा था मैंने, है ना, और FC बराबर भी f लिखा था। तो ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये दोनों को, इस PF की जगह भी f लिख दिया, FC या CF की जगह भी f लिख दिया। तो R बराबर हो गया 2f या f बराबर हो गया R/2। इसको रटना है, रटना मतलब याद करना है, और आपको याद हो भी जाएगा। इसका मतलब ये बनता है कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, जो बात यहाँ लिख रखी है देखो। अतः दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। क्लियर, ये बात हमने कंप्लीट कर ली। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण समीकरण, जो वेरी मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। शायद ही कोई आध साल ऐसा हो जिसमें ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता हो। ठीक है, आपका ज़्यादा समय जाया न करके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।